जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कोराई क्लासेज में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथमेटिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन। और ये टॉप 15 क्वेश्चन टोटली पीवाईक्यू होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल का नाम है स्कोराई क्लासेस, क्योंकि रेलवे के एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हो या पढ़ने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट सामग्री है वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 27 और n का लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम 54 है और महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ 9 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें n का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। यदि आपको वह फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो वह फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं? पहली संख्या दे रखी है 27, दूसरी संख्या दे रखी है n। तो पहली संख्या 27 हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी n। तो इनका गुणनफल किसके बराबर होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 54 एलसीएम है। और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 9। एचसीएफ कितना है? 9 है। 9 से जो 27 है कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और 3 से 54 कितनी बार चला जाएगा? तो n से ये बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3। और कितना बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा 2। तो कितना? 3 अट्ठे 24। तो कितनी बार चला गया? 18 बार चला गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। उससे पहले यदि वीडियो अब तक आपको अच्छी लगी हो या क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा के अनुकूल अपवर्ड 11 किलोमीटर तथा 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो धारा की गति कितनी है? तो हमें धारा की गति या विंड की गति हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? हमें समय दे रखा है 11 घंटे में धारा के अनुकूल जाता है, कितना जाता है? 88 किलोमीटर। तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी? धारा के अनुकूल चाल क्या होती है? वो होती है डाउनवर्ड। धारा के अनुकूल चाल कितनी होती है? डाउनवर्ड। तो वो कितनी होती है? चाल बराबर दूरी बटे समय। कितनी दूरी जाता है? 88 किलोमीटर की दूरी जाता है। कितने समय में? 11 घंटे में। तो डाउनवर्ड स्पीड कितनी आ गई? डाउनवर्ड स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई? 8 किलोमीटर पर आवर आ गई डाउनवर्ड स्पीड। तो अप स्ट्रीम जो उसकी चाल है वो कितनी आ जाएगी? तो अपवर्ड उसकी चाल कितनी आ जाएगी? या धारा के प्रतिकूल चाल कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी चाल बराबर दूरी। दूरी कितनी जाता है? 72 किलोमीटर की दूरी जाता है। और कितने समय में? 12 घंटे में। कितने समय में? 12 घंटे में। तो ये कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। कितनी बार? कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और डाउनवर्ड स्पीड क्या होती है? वो होती है बोट प्लस विंड। वो क्या होती है? बोट प्लस विंड होती है। और अपवर्ड स्ट्रीम क्या, जो अपवर्ड चाल होती है उसकी वो कितनी होती है? वो होती है बोट माइनस विंड। वो क्या होती है? बोट माइनस विंड होती है। तो हमसे पूछा है धारा की गति या विंड की गति पूछी है। तो धारा की गति कैसे निकालते हैं? जब हमें बी प्लस डब्ल्यू या बोट प्लस विंड की चाल दे रखी है, बोट माइनस विंड की चाल दे रखी है, तो क्या करेंगे? इन दोनों चालों को क्या करेंगे? घटा देंगे। इन दोनों चालों को घटा देंगे। 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब 2 में 2 का भागोड़ दे देंगे तो कितनी चाल आ जाएगी विंड की? विंड की चाल आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। विंड की चाल कितनी आ गई? 1 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें डाउनवर्ड और अपवर्ड हमें उसकी चाल दे रखी है, तो हमें सिर्फ विंड की चाल निकालनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इजी है। तो उससे पहले, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं या पढ़ने के लिए जितनी इंपॉर्टेंट सामग्री होती है वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक है और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक है। यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 रुपये मिलते हैं, तो उसने उसने कितनी धनराशि निवेश किया था? तो उसने कितनी धनराशि का निवेश किया था, ये हमसे पूछा है। तो हमें दे रखा है, एक जो व्यक्ति है वो पहले
3 वर्षों के लिए कितनी वार्षिक दर देता है, तो वो देता है 3 वर्षों के लिए, पहले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर होती है। कितनी होती है? 8% वार्षिक दर होती है। रेट कितनी होती है? पहले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक होती है। कितनी? 8% वार्षिक। तो यहाँ पे 8% लिख लेते हैं। फिर क्या होता है? अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक होती है। फिर कितनी होती है? फिर 7 वर्ष के बाद, यानी कि 4 और 3 7 हो गए। फिर इसके बाद कितनी प्रतिशत वार्षिक होगी? इसके बाद होगी 12% वार्षिक दर की दर से रुपये दिए जाएंगे, धनराशि दी जाएगी उधार। तो फिर क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, वो 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में कितने रुपए देता है? वो देता है 13,795 रुपये देता है। तो 12 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? तो पहले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक, और दूसरे और फिर अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक। तो कितने हो गए? 7 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 7 वर्ष हो गए। तो 7 वर्ष के बाद कितनी वार्षिक दर दी जाती है? तो 12% वार्षिक पर जो धन है वो उधार दिया जाता है। तो जो उसने कितने वर्षों के लिए लिया? किसी व्यक्ति ने धन कितने वर्षों के लिए? 12 वर्षों के लिए। ये कितने हो गए? 7 वर्ष। तो अगले 5 वर्षों के लिए उसे कितनी वार्षिक दर पर जो ब्याज है वो देनी पड़ेगी? वो देनी पड़ेगी 12% वार्षिक की दर पर। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 या 24, ये आ जाएगा 24%। ये कितना आ गया? ये आ गया 40%। और ये कितना आ गया? 12 पंजे 60, ये आ गया 60%। तो ब्याज कितनी हो गई? ब्याज हो गई 24 + 40 + 60। तो ये कितने हो गए? 100 और 124। 124% क्या हो गई? ब्याज। 124% ब्याज हो गई। यानी कि 124% की वैल्यू कितनी आ गई? 124% की वैल्यू आ गई 13, कितनी आ गई? 13,795। कितनी आ गई? 13,795। ये आ गई 124% की वैल्यू। हमें कितनी प्रतिशत की वैल्यू ज्ञात करनी है? हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो 124% की वैल्यू आ गई कितनी? 13,795। तो 124% की वैल्यू कितनी आ गई? 13,795। हमें कितनी प्रतिशत की वैल्यू ज्ञात करनी है? हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 124% की वैल्यू आ गई 13,795। तो एक किससे कटेगा? 124, ये कटेगा 31 से। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 31 चौके कितना होता है? 124। तो अब इसको काट लेते हैं। 137, ये कितनी बार जाएगा? 31 चौके कितना होता है? 124। ये 4 बार चला जाएगा। फिर कितना बचेगा? ये बच जाएगा 13। कितना बच जाएगा? 13 बच जाएगा। ये हो जाएगा 139। कितना हो जाएगा? 139। फिर 31 चौके कितना होता है? 31 चौके 124। फिर कितना बच जाएगा? ये बन जाएगा 100। ये कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा। कितना? 15 बच जाएगा। और कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 155। ये हो जाएगा 155। फिर कितना होता है? 31 पंजे 155। कितना होता है? 31 पंजे 155। तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई? तो 4% की वैल्यू आ गई 445। कितनी आ गई? 445 आ गई 4% की वैल्यू। तो हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू ज्ञात करनी है? हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 25 को मल्टीप्लाई यदि मैं यहाँ पे कर दूंगा और 25 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर दूंगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, इसका 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 पंजे 125, हासिल कितनी हो जाएगी? 12। 25 चौक 100, 100 और 12, 112 की 2, हासिल कितनी हो जाएगी? 11। 25 चौक 100, 100 और 11 कितने हो जाएंगे? 111। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 100% की वैल्यू आ गई 11,125। कितनी आ गई? 11,125 आ गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, और इस बार भी ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं जो एक तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा क्रमशः एल और एम पर प्रतिच्छेद होती हैं। यदि सी एम क्यू 48 डिग्री है और पी एल ए कोण पी एल ए ज्ञात कीजिए। तो पी एल ए हमें ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है, हमें दे रखे हैं दो रेखाएं दे रखी हैं, ए बी। कौन सी रेखा दे रखी है? ए बी। और कौन सी? सी डी। ए बी और सी डी दो समांतर रेखा हैं। तो कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। और एक तिर्यक रेखा पी क्यू, एक तिर्यक रेखा पी क्यू, एक तिर्यक रेखा है पी क्यू। इनको कहाँ पर काटती है? एक तिर्यक रेखा पी क्यू इनको क्रमशः एल और एम पर काटती है। ए बी को किस पर काटेगी? एल पर काटेगी। ए बी को एल पर काटेगी। और पी क्यू को किस पर काटेगी? एम पर काटेगी। तो यहाँ पर एल और एम पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें दे रखा है यदि सी एम क्यू, यदि सी एम क्यू की वैल्यू ये कितनी दे रखी है? यहाँ पे इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सी एम क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48 डिग्री। सी एम क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48 डिग्री दे रखी है। तो पी एल ए ज्ञात कीजिए। तो कौन पी एल ए? कौन पी एल ए कहाँ है? कौन पी एल ए। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि ये कितना है? यदि ये 48 डिग्री है, यदि ये 48 डिग्री है तो ये कोण भी 48 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से, या शीर्ष अभिमुख कोण से। किससे? शीर्ष अभिमुख कोण से। ये कोण 48 डिग्री है तो ये भी कोण 48 डिग्री हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा? 48 डिग्री हो जाएगा। तो यदि ये 48 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है? दो समांतर रेखाओं के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि ये 48 डिग्री है तो ये कितनी डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा 132 डिग्री। कितना हो जाएगा? 132
132 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया 132 डिग्री। यदि ये 132 डिग्री है तो एक्स जो एक्स डिग्री है वो कितनी हो जाएगा, वो भी 132 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीर्ष में कोण से कोण एक्स भी कितना हो जाएगा, वो भी 132 डिग्री हो जाएगा। तो आपको इसे याद रखना है, जब तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यदि ये कोण 132 है तो ये कोण कितना होगा, ये कोण भी 48 होगा। ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण 48 होगा। यदि कोण पी एल बी आपसे पूछे तो वो भी 48 डिग्री हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल का नाम है स्कोराई क्लासेज। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारतों की ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। वे 24 सेंटीमीटर दूर हैं। उनकी मिट्टी की इमारतों के शीर्ष एक दूसरे से कितनी दूर हैं। तो उनकी मिट्टी के जो इमारत के शीर्ष है वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं। तो मान लेते हैं ये हो जाएगी रमेश, ये हो जाएगी रमेश की जो इमारत है ये हो जाएगी रमेश की इमारत, ये हो जाएगी रमेश की इमारत, और ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी सुरेश की। ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी सुरेश की। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। कितनी है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। और इसकी लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक दूसरे से कितनी दूर है, एक दूसरे से दूर है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर दूर है एक दूसरे से। सो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों इमारतों के शीर्षों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि ये कितनी है। यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमसे पूछा है ये इन दोनों इमारतों के शीर्ष के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि ये कितनी है। तो मान लेते हैं ये इमारत है, ये इमारत है, ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर वाली, ये हो जाएगी। तो हमसे ये दूरी पूछी है, कौन सी, हमसे ये दूरी पूछी है, हमसे ये दूरी पूछी है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी हमसे पूछी है। तो ये दूरी कितनी होगी, इन दोनों इमारतों के शीर्षों की दूरी एक दूसरे से दूरी कितनी है। तो ये यदि ये 24 सेंटीमीटर है, यदि ये 24 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 24 सेंटीमीटर होगी। तो यदि ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी, ये क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी 7, 24, 25। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप पर ये ट्रिपलेट नहीं आती है तो इसको याद कर लेना। वैसे मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, इसको एक्स मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 24, 24, 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है 576, 24 का वर्ग कितना होता है 576। जब इसको आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625। ये कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। और 625 किसका वर्ग होता है, ये होता है 25 का। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 9 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब खींचा गया है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो एक वृत्त है, तो एक वृत्त बना लेते हैं। मैं मान लेता हूँ ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, मान लेते हैं ये कोई वृत्त है। वृत्त के केंद्र से तो थोड़ा अच्छा सा वृत्त बना लेते हैं, एक बड़ा सा। तो मान लेते हैं ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, और ये मान लेते हैं ये इसका केंद्र। ये क्या है, वृत्त का केंद्र O है। ये वृत्त का केंद्र O है। तो इसकी वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पर 9 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब खींचा गया है। तो मैं मान लेता हूँ ये कोई जीवा है, ये कोई जीवा है। कितनी लंबाई है इसकी, 24 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो इस पर 9 सेंटीमीटर लंबा एक लंब खींचा गया है। तो इस पर 9 सेंटीमीटर लंबा, तो इस पर 9 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर लंबा एक लंब खींचा गया है। ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो आपने एक फिर में पढ़ी होगी, यदि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर कोई लंब डाला जाता है तो वह ऐसे 2 समान भागों में विभाजित कर देती है। यानी कि इस जीवा की लंबाई, यानी कि इस जीवा की लंबाई यदि 24 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से ये भी 12 सेंटीमीटर होगी और ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। तो यदि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो उसे 2 समान भागों में विभाजित कर देती है। तो हमसे पूछा है इसकी त्रिज्या कितनी है। तो इसको मिला लेंगे, अब इसको मिला लेंगे तो ये होगी इसकी त्रिज्या। ये क्या होगी इसकी त्रिज्या। इसको थोड़ा सीधा कर लेना, ये होगी इसकी त्रिज्या x। तो इसकी x कितनी होगी, यहाँ इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो होगा ये भी एक पाइथागोरस प्रमेय लगी, इसमें भी ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है x, x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार है 12, 12 का वर्ग कितना होता है 12 का वर्ग 144। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कितना आ गया,
ये आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी इस प्रकार है कि एडी और बीसी को बढ़ाने पर बिंदु पी पर और एबी और डीसी को बढ़ाने पर बिंदु ओ नहीं है, ये क्या है? बिंदु क्यू है। वो नहीं है, क्या है? बिंदु क्यू पर मिलते हैं। यदि कोण ए 62 डिग्री और कोण ए सी डी कितना है? 74 डिग्री है। तो कोण पी और कोण क्यू के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण पी और कोण क्यू के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो अब एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर हो। जो किसके अंदर हो? वृत्त के अंदर हो। तो एक पहले वृत्त बना लेते हैं। मैं मान लेता हूँ ये है कोई वृत्त। ये क्या है? ये है कोई वृत्त। ये एक गोल सा एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ये है कोई वृत्त। ये कौन सा है? मान लेते हैं ये है कोई वृत्त। ये है कोई वृत्त। ये हो जाएगा कोई चक्रीय, ये हो जाएगा वृत्त। और इसके अंदर यदि मैं एक चतुर्भुज बना दूंगा, इसके अंदर यदि मैं कोई एक चतुर्भुज बना दूंगा, मान लेते हैं ये हो जाएगा कोई चतुर्भुज। ये हो जाएगा कोई चतुर्भुज। ये कौन है? ये हो जाएगा कोई चतुर्भुज। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। तो हमें इसमें 4 कोण दे रखे हैं। कितने हैं? ए बी सी डी। तो इसको मानूंगा ए, इसको मानूंगा बी, इसको मानूंगा सी, इसको मानूंगा डी। तो अब हमें क्या दे रखा है? यदि ए डी और बी सी को बढ़ाने पर बिंदु पी पर मिलते हैं। यदि ए डी को और किसको? बी सी को बढ़ाने पर कहाँ पे मिलते हैं? बिंदु क्यू पर मिलते हैं। किस पर? बिंदु पी पर मिलते हैं। किस पर मिलते हैं? बिंदु पी पर मिलते हैं। और किसको? अब और हमसे कहा है और ए बी और डी सी को बढ़ाने पर, ए बी और डी सी को बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलते हैं। यदि इनको हम बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पे मिलते हैं? तो मान लेता हूँ, तो इसको पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यदि ए बी और डी सी को बढ़ाते हैं, सॉरी ए बी और सी डी को बढ़ाते हैं, तो ये कहाँ पे मिलते हैं? बिंदु क्यू पर मिलते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ही बना लूंगा। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? बिंदु क्यू पर मिलते हैं। तो बिंदु क्यू पर मिलते हैं। तो हमसे पूछा है कोण पी माइनस कोण क्यू पूछा है। जहाँ कोण पी और क्यू का अंतर पूछा है, यानी कि कोण पी माइनस कोण क्यू हमसे पूछा है। तो हमें दे रखा है कोण ए कितना दे रखा है? कोण ए हमें दे रखा है 62 डिग्री। कितना? ये दे रखा है हमें 62 डिग्री। ये हमें कितना दे रखा है? 62 डिग्री दे रखा है। और हमें दे रखा है कोण ए बी सी। कितना? कोण ए बी सी हमें दे रखा है 74 डिग्री। कोण ए बी सी हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है 74 डिग्री। 74 डिग्री दे रखा है। तो आपने एक में पढ़ी होगी, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? उसके आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए यदि 62 डिग्री है तो कोण सी कितना होगा? तो कोण सी कितना होगा? तो इसको 180 में से 62 को यदि घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? तो यदि 180 में से 62 को घटाएंगे, यदि 62 को 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, यदि 62 को 180 में घटाएंगे, 180 माइनस 62, तो ये आ जाएगा 118 डिग्री। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 118 डिग्री। 118 डिग्री आ गया, ये आ गया 118 डिग्री। तो अब ऐसे ही यदि कोण बी 74 डिग्री है, कोण बी यदि 74 डिग्री है तो कोण डी कितना होगा? कोण डी कितना होगा? तो इसको 180 में थे यदि 74 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90 और 60 कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 106 डिग्री। कितना हो जाएगा? 106 डिग्री। ये कितना आ गया? ये आ गया 106 डिग्री। ये कितना आ गया? 106 डिग्री आ गया। तो अब हमसे कहा है कोण पी माइनस कोण क्यू हमसे पूछा है। तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग 180 होता है। और एक सरल रेखा मान लेते हैं, ये कोई सरल रेखा है। यदि ये कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा? ये कोण कितना हो जाएगा? ये होगा 100 कितने? 120 डिग्री। क्योंकि एक सरल रेखा पर बने दो कोणों का योग कितना होता है? तो वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ऐसे ही ये कोई सरल रेखा है, ये कोई सरल रेखा, यदि ये 106 डिग्री है, यदि ये 106 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? तो ये कोण कितना होगा? ये कोण हो जाएगा 180 में से यदि 106 जाएगा तो कितना बचेगा? 80 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 74 डिग्री। तो ये आ गया 74 डिग्री। ऐसे ही ये कोण कितना होगा? तो 180 में से यदि 118 डिग्री जाएगा तो ये कितना बच जाएगा? तो इसको घटा लेते हैं तो ये 60 और 2 कितने हो गए? 62। तो ये हो जाएगा 62 डिग्री। तो ये कोण पी कितना आ जाएगा? त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग 180। तो 76 और 62 कितने हो गए? तो इनको जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6, 7 और 6 13, कितने हो गए? 13। 136 डिग्री हो गए। यानी कि 180 में से यदि 136 को घटाएंगे तो ये कितना आ गया? 180 में से 136 घटाएंगे, 40 और 4 कितने हो गए? 44 डिग्री। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 44 डिग्री। ऐसे ही ये यदि ये 74 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो यदि ये 74 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? तो ये कोण कितना होगा? तो 180 में से यदि 74 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 106 डिग्री। कितना आ गया? 106 डिग्री आ गया।
ऐसे ही यदि ये कोण 128 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा 62 डिग्री। कितना, 62 डिग्री। तो 62 और 106 डिग्री, ये टोटल कितने हो गए, 168 डिग्री। 168 डिग्री यदि इनको 180 में से घटाएंगे तो ये कोण कितना आ जाएगा, कोण क्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 12 डिग्री। ये कितना आ गया, 12 डिग्री आ गया। कोण पी आ गया, कोण पी आ गया 44 डिग्री और कोण क्यू आ गया 12 डिग्री। तो जब इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 डिग्री। कोण पी माइनस कोण क्यू कितना आ गया, 32 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर अब 8 है, तो हमें दे रखा है यदि 0.4 और 0.8 का तृतीय अनुपाती ए है और 13.5 और 0.24 का मध्यानुपाती बी है तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती हम कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपाती हम कैसे निकालते हैं, वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए। तो जो पहली संख्या होती है वो ए होती है, दूसरी संख्या होती है बी। तो बी स्क्वायर अपॉन ए तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 0.8 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 0.4। तो इससे एक चला जाएगा कितनी, 2 बार। तो ये कितना आ गया, 1.6 आ गया। कितना आ गया, ये आ गया 1.6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई 1.6। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। और हमसे पूछा है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती होता है अंडर रूट में ए इंटू बी। अंडर रूट में ए इंटू बी, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। तो पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या 13.5। 13.5 पहली संख्या है और दूसरी संख्या कितनी है, 0.24। 0.24 दूसरी संख्या है। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 135 से यदि 24 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, तो इसका 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। 24 पंजे 120, 120 की जीरो हासिल कितनी हो जाएगी, 12। तो 24 से कितना होता है, 72, 72 और 12 84, 84 की कितनी आ जाएगी, 4 हासिल 8। और ये कितनी होगी, 24 से कम 24, 24 और 8 कितने हो जाएंगे, 32। तो हो जाएगा 324। तो क्या संख्या डेट के पॉइंट है, जो हो जाएगा 3 संख्या डेट के पॉइंट। तो कितनी संख्या डेट के पॉइंट आ जाएगा, 3 संख्या डेट के पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.24। कितना आ जाएगा, 3.24 आ जाएगा। तो 324 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है वन किसका होता है, 18 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 18 का वर्ग होता है। और 3.24 ये किसका वर्ग होगा, ये होगा किसका, 1.8 का। ये 1.8 का हो जाएगा। तो यदि हम 1.6 और 1.8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.4। कितना हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक संख्या को जब 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 बचता है। यदि समान संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमको बताना है। जब हम एक संख्या को मान लेता हूँ, वह संख्या क्या है, एक्स है। जब इसको 7 से विभाजित करते हैं तो जो शेषफल बचता है वो कितना बचता है, तो शेषफल बचता है 4। कितना बचता है, शेषफल 4 बचता है। जब हम इस संख्या के वर्ग को यानी कि एक्स स्क्वायर को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा पहले के शेषफल का वर्ग। तो 4 का वर्ग बचेगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। लेकिन यदि 7 से विभाजित कर लें तो 1600 जो 16 है वो तो शेषफल नहीं बचेगा। 16 में भी हम 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो वह संख्या आप कौन सी मानना, आप एक ऐसी संख्या मानना जिसे 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचे। तो मैं मान लेता हूँ वह संख्या कौन सी है, वह संख्या है 11। वह संख्या 11 है। यदि मैं 11 को 7 से विभाजित करूंगा तो शेषफल कितना बच जाएगा, या रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 4। रिमाइंडर 4 बच जाएगा। जब हम इस संख्या के वर्ग को यानी कि हम 11 के वर्ग कितना होता है, 121। जब हम 121 को 7 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो शेषफल बच जाएगा 2। कितना बच जाएगा, शेषफल 2 बच जाएगा। आप इस सवाल को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया है इससे भी सॉल्व कर सकते हो और दूसरा जो मेथड मैंने आपको बताया उससे भी सॉल्व कर सकते हो। सो अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 119, एक्स का मान 0 से बड़ा है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 119 दे रखी है। और हमसे पूछा है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू हमसे पूछिए, इसका मान हमसे पूछा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगी इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि इसकी वैल्यू ए है एक्स, यदि हमें दे रखा है, यदि हमें ज्ञात हो एक्स प्लस 1/x, यदि ए आता है एक्स प्लस 1/x, यदि ए आता है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की जो मान आता है वो क्या आता है, वो होता है ए क्यू माइनस 3 है। वो क्या आता है, ए क्यू माइनस 3 ए आता है। जैसे यदि मैं यहाँ से एक्स प्लस 1/x निकाल लूंगा तो हमें एक्स क्यू प्लस 1/x को निकालने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो अब निकाल लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर भी 2 जोड़ देता हूँ और यहाँ पर भी 2 जोड़ देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, 121। ये कितना बन जाएगा, 121 बन जाएगा। और यहाँ से ये वर्ग घटेगा, यहाँ से ये वर्ग घटेगा तो यहाँ पे वर्गमूल आ जाएगा।
तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 11। x प्लस 1/x कितना आ गया, ये आ जाएगा 11। तो अब तो ये क्या आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू यहाँ पे दर देते हैं। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 माइनस 3 है 3 गुणा 11 कितना होता है 33 होता है। तो 1331 में से यदि हम 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1298 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1298 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।